हमारा ये जो सवाल है कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाले पाठ का ये सवाल हमारा उदाहरण नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, उदाहरण 5 है। और उदाहरण 5 यहाँ पर ये कह रहा है, शांता किसी शेड में एक उद्योग करती है। शांता नाम की एक लड़की है जो कि एक शेड है, उस शेड में क्या करती है, वो उद्योग करती है, उद्योग चलाती है, व्यापार करती है। यह शेड एक घनाभ के आकार की है, घनाभ के आकार की है। शेड किस आकार की है? शेड यहाँ पर हमारी घनाभ के आकार की है। घनाभ का मतलब होता है डब्बा। ये है हमारा घनाभ, दिख रहा है डब्बा, इस आकार की हमारी शेड है। शेड का मतलब जो होता है घर है, कमरा है, इस आकार का क्या है, कमरा है। घनाभ के आकार का शेड है जिसके ऊपर अर्धबेलन अध्यारोपित है। अर्धबेलन का मतलब जो होता है कि एक इस टाइप का एक अर्धबेलन अध्यारोपित है। एक छत है इसके ऊपर, ये ऐसी देखो, ये ऐसी छत जो है, जो अर्धबेलन जो है वो अध्यारोपित है। ये किसके ऊपर अध्यारोपित है? घनाभ के ऊपर अध्यारोपित है। और यहाँ पर ये कमरा बन जाता है। क्या बन जाता है? कमरा बन जाता है। तो देखो शेड किस टाइप की आप देख सकते हो, यहाँ पर इस टाइप की हमारी शेड है। यहाँ पर हमारी शेड है, क्लियर? ये हमारी क्या है? शेड है। ये रूम है, मतलब घर है, इस टाइप का हमारा घर है। अब यदि शेड के आधार की विमाएं, शेड का जो आधार है, आधार का मतलब ये होता है, ये आपकी शेड हो गई, ये शेड हो गई, इसका आधार ये वाला होता है, इसका आधार। आधार की विमाएं, पहली विमा ये वाली और दूसरी विमा ये वाली, दो विमा है। शेड के आधार की विमा मतलब एक विमा ये वाली और एक ये वाली। आधार की विमाएं कितनी है? 7 मीटर। ये वाली विमा कितनी है आपकी? 7 मीटर। ये विमा हो गई आपकी 7 मीटर, क्लियर? और ये वाली विमा कितनी है आपकी? 15 मीटर, 15 मीटर है। तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो क्या है ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, सिर्फ घनाभाकार भाग की ऊंचाई, डब्बा तक की ऊंचाई, सिर्फ इस डब्बे की ऊंचाई, इस घनाभाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी है यहाँ पर आपको? 8 मीटर दी है। ये ऊंचाई कितनी यहाँ पर आपकी? 8 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अब यहाँ पर क्या करना है? सवाल ये बोल रहा है कि शेड में समावेशित हवा का आयतन ज्ञात करो। आयतन किसको बोलते मालूम है? कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। मैं कितना स्थान घेर रहा हूँ? मैं यहाँ से इतना पूरा स्थान घेर रहा हूँ, तो ये मेरा आयतन हो गया। ये मार्कर कितना स्थान घेर रहा है? इतना स्थान घेर रहा है, तो इसका आयतन हो गया। कमरे के अंदर जो हवा है, कमरे के अंदर जो हवा है, ये हवा कितना स्थान घेर रही है? हवा जितना स्थान घेर रही है, ये पूरा उसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयतन कहते हैं। तो हवा जितना स्थान घेर रही है वो क्या हो जाएगा? उसका आयतन हो जाएगा कि भैया उसका आयतन कितना है। हमको पूरा आयतन याद करना है, कमरे के अंदर कितनी हवा है, कितनी हवा है, हमें उसका आयतन, आयतन को वॉल्यूम भी कहते हैं, उसका वॉल्यूम याद करना है कि वो कितना उसका आयतन है। क्लियर है? अब देखो एक चीज लॉजिक लगाने वाली है, जैसे कि ये कमरा है, इस कमरे में ये मार्कर रखा हुआ है। अगर इतने स्थान पर मार्कर है, मतलब इतनी मार्कर जितना स्थान घेर रहा है उतनी हवा यहां से कम हो गई है, कमरे के बाहर चली गई है। जितनी भी मशीन है, और सवाल ये बोल रहा है कि जितनी भी मशीन है, मशीन कितना स्थान घेर ले रही है? मशीन 300 घन मीटर का स्थान घेर ले रही है। अब कमरे में जहां मशीन रखी होगी, मशीन ने 300 घन मीटर का स्थान घेरी है, तो उतने स्थान पर हवा होगी क्या? नहीं होगी। उतने स्थान पर हवा होगी क्या? नहीं होगी। तो हवा का वाला स्थान क्या हो गया आपका? कम हो गया।
क्लियर है? उसको हम घटा देंगे, उतनी जगह पर हवा नहीं होगी। और शेड के अंदर 20 श्रमिक है। शेड के अंदर कितने श्रमिक है? 20 श्रमिक है। मतलब 20 लोग कहाँ पर है? शेड के अंदर है। अब 20 लोग शेड के अंदर है, मतलब कि कमरे के अंदर कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। तो 20 लोग, जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, अब जितनी जगह मैंने घेरा हूँ, अब उतनी हवा वहाँ से कम हो गई ना, क्योंकि मैं कमरे के अंदर हूँ। अब मैं अंदर हूँ, मतलब कि उतने स्थान कौन घेर ले गई? हवा वहाँ नहीं। तो जितने स्थान में घेर रहा हूँ उतने स्थान पर हवा होगी क्या? नहीं होगी। क्लियर? देखो इसको हम बारीकी समझेंगे और बारीकी से हम करेंगे। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर नीचे वाला भाग हो गया आपका घनाभ हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया आपका? अर्धबेलन हो गया। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो घनाभ है, हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, किस घनाभ के अंदर कितनी हवा आ सकती है, और उसके बाद फिर हम अर्धबेलन का आयतन निकाल लेंगे, किसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, और दोनों के यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दोनों के यहाँ पर हम जोड़ देंगे। और जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा पूरा शेड का आयतन निकल करके आ गया। आगे शेड का आयतन निकल करके, अब उस आयतन में से हम मशीन के आयतन को घटा देंगे, है ना, क्योंकि उतनी स्थान पर हवा नहीं होगी। पहले एक एक करके करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे हल, लिखते भी चलना है ना, और हल डाल करके यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं दिया है, घनाभ की विमाएं। घनाभ की विमाएं यहाँ पर आपको कितनी कितनी दी है? देखो घनाभ की विमाएं क्या क्या दी गई यहाँ पर आपको। घनाभ की विमाएं कितनी कितनी दी है? घनाभ की 3 विमाएं होती है, एक ये वाली, एक ये वाली। घनाभ की 3 विमाएं होती है, एक ये वाली ऊंचाई, और एक लंबाई, और एक चौड़ाई होती है। घनाभ की 3 विमाएं होती है। तो घनाभ की 3 विमाएं दी गई है। पहले आधार की 2 विमा कितनी है यहाँ पर? 7 मीटर गुणा 15 मीटर, इसकी 2 विमाएं जी हो गई। और एक तीसरी विमा होती ऊंचाई, ऊंचाई होगी इसकी कितनी? आपकी 8 मीटर, ऊंचाई होगी इसकी 8 मीटर। ये होती है आपकी घनाभ की विमाएं। घनाभ की यहाँ पर आपको 3 विमाएं ये दी गई है। होगी घनाभ की 3 विमाएं ये। तथा अर्धबेलन का व्यास, अर्धबेलन, अर्धबेलन का व्यास। अर्धबेलन का व्यास आप देख सकते हो कि लकड़ी गोल गोल लकड़ी है, ये समझ लो कि गोल लकड़ी है, उसको बीच से चीर दिए तो आधी लकड़ी हो गई, उसको लाके अपन ने इसके ऊपर लाके जमा दिए, ये डब्बे के ऊपर, घनाभ के ऊपर लाके अपन ने जमा दिए। तो अर्धबेलन का व्यास, व्यास का मतलब जो होता है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये होगा व्यास। जितना इसका ये जितनी ये 7 मीटर वाली भुजा है, तो उसका व्यास भी कितना हो जाएगा आपका? 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। तो अर्धबेलन का व्यास कितना है यहाँ पर आपका? 7 मीटर है। अर्धबेलन का व्यास कितना है आपका? 7 मीटर है। क्लियर है? अर्धबेलन का व्यास कितना हो गया आपका? 7 मीटर हो गया। अब व्यास 7 मीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो त्रिज्या, व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे हम अर्धबेलन की त्रिज्या, अर्धबेलन की त्रिज्या, अर्धबेलन की त्रिज्या r। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास है आपका 7 मीटर, तो 7 की आधी 7/2 मीटर, ये हो जाएगी आपकी अर्धबेलन की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। व्यास में 2 का भाग दोगे तो आपकी त्रिज्या निकल करके आ गई। ये हो गई आपके अर्धबेलन की त्रिज्या, हो गई त्रिज्या। अब अर्धबेलन की ऊंचाई, जो आपका अर्धबेलन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा है, तो ऊंचाई इतनी हो गई। अर्धबेलन की ऊंचाई यहाँ पर 15 मीटर है, तो अर्धबेलन की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। यहाँ पर लिखेंगे तथा अर्धबेलन की ऊंचाई, तथा अर्धबेलन की ऊंचाई, तथा अर्धबेलन की
अर्धबेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है आपकी ऊंचाई। यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा, जितना इसका ये वाला चौड़ाई है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये 15 की, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 15 की। ये वाली भी कितनी हो जाएगी आपकी 15 मीटर की हो जाएगी। तो अर्धबेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर 15 मीटर हो गया यहाँ पर ऊंचाई। अब मैं निकाल रहा हूँ पूरे शेड का आयतन। पूरा जो कमरा है, जो पूरा शेड है, पूरा जो कमरा है, पूरा जो शेड है, उस पूरे शेड का आयतन है ना, सब मिला करके पूरे शेड का आयतन। अब यहां पर मैं क्या निकालूंगा, संपूर्ण शेड, संपूर्ण शेड का आयतन, संपूर्ण शेड का आयतन। अब पूरे शेड का आयतन निकालूंगा। तो शेड किससे मिलके बना है, शेड घनाभ और अर्धबेलन से मिलके बना है। तो घनाभ का आयतन और अर्धबेलन का आयतन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो पूरे शेड का आयतन निकल करके आ जाएगा। शेड का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन धन अर्धबेलन का आयतन, धन अर्धबेलन का आयतन। अब घनाभ का आयतन, क्योंकि ये घनाभ जो डब्बा है, कमरा इस टाइप का है ना, डब्बा है, उसके ऊपर अर्धबेलन आरोपित है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और अर्धबेलन का आयतन को अपन जोड़ देंगे तो अपनी पूरी शेड का आयतन निकल जाएगा। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है सूत्र, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यह हमारे घनाभ के आयतन का सूत्र होता है। क्लियर। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन धन का हो गया धन। अब बेलन, पहले अर्धबेलन का मत निकालो, बेलन का आयतन निकालो। जो पूरा हमारा जो बेलन है, बेलन किसको बोलते हैं आप, मैं समझाना चाहूंगा। कागज दो, एक कागज फाड़ के जल्दी स्पीड से दिखाओ। बेलन इसे कहते हैं, ये होता है आपका बेलन, ये क्या होता है आपका बेलन। क्लियर है, ये बेलन होता है, इसको हमने 20 से 2 भाग कर दिए, ये होता है आपका बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है यहाँ पर आपका, देखो बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपका बेलन का आयतन, इतना ही होता है ना। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। ये तो पूरे एक सेह के बेलन का आयतन है, पूरे एक सेह के बेलन का आयतन है आपका पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर तो हमारा बेलन तो आधा है, अर्ध बेलन है। अब बेलन अर्ध है मतलब बेलन आधा है, तो उसको भी क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से भाग करना मतलब आधा करना। ये हो गया आपके अर्ध बेलन का आयतन। अब रख दो मान। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ की बीमारी ये दी गई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन ये निकला है 7 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 8 मीटर। यहाँ रख देंगे 7 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 8 मीटर धन 1/2 का हो गया 1/2 पाई। पाई का मान कितना है यहाँ पर आपका 22/7 पाई का मान है। ये पाई का मान हो गया, पाई का मान हो गया 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है, घनाभ की त्रिज्या, घनाभ की त्रिज्या में अपन अभी निकाले वो अर्धबेलन की त्रिज्या, अर्धबेलन की त्रिज्या कितनी यहाँ पर आपकी 7/2 है। तो त्रिज्या आर का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 7/2 रख देंगे। यहाँ पर घात 2 तो घात 2 हो गया गुणा ऊंचाई एच। अर्धबेलन की ऊंचाई कितनी है, अर्धबेलन की ऊंचाई एच का मान है 15 मीटर। यहाँ रख देंगे हम कितना 15 मीटर। क्लियर, 15 मीटर रख देंगे। यहाँ से मीटर हटा दो। अब देखो, अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना है 15 सत्ते 105, 15 साते कितना होता है 105, 15 साते 105 गुणा का हो गया गुणा, 8 का हो गया 8, धन का हो गया धन। अब 1/2 का हो गया 1/2 गुणा 22/7 का हो गया 22/7 गुणा 7/2 की होल घात 2 है। इसको हम लिख सकते हैं 7/2 गुणा 7/2 गुणा 15 के यहाँ पर आपको हो जाएगा 15। अब नीचे के 7 से ऊपर का 7 कट गया।
अब 105 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पाना 40 का 0, हासिल का 4, 8 शून्यम 0, 4 का हो गया 4, 8 एकम हो गया 8, धन का हो गया धन। अब इसको भी काटेंगे हम, देखो 2 एकम 2, ये कट के एक हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर काटेंगे 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 22 में 2 का भाग दी 11 आ गया, गुणा 7 का हो गया 7, गुणा 15 का हो गया 15, बटा ये 2 ने 22 को काट दिया तो 11 बचा, इसको हटाओ, फिर 2 दूनी कितना हो गया यहाँ पर आपका 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 दूनी यहां पर 4 हो गया, इसके बाद बराबर का हो गया बराबर 840 का यहां पर हो गया आपका 840, धन का हो गया धन। अब 11 साते 77 गुणा 15/4 का हो गया 15/4 बराबर 840 का 840 धन। 77 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 साते 105 का 5 हासिल का 10, 15 साते 105, 105 और 10 कितना हो जाएगा 115, बटे में 4 का 4, इसके बटे में कुछ नहीं, 840 हो गया 840 धन। अब जोड़ भाग दो, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ हम लोग 11 से आगे ना बढ़े तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 कितना बचा 8, 9 10 11, 3 बचे, कितने बचे 3, 3 पे 5 35 हो गए, 4 का पहाड़ हम लोग 35 से आगे ना बढ़े तो 4 8 है 32, 35 में से 32 है, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, 3 पे 5 35 हो गया, 4 8 है 32, 35 में से 32 गए 3 बचा। अब 4 में 3 का भाग नहीं जाता, यहाँ लग जाएगा दशमलव और 3 पे 0 हो जाएगा 30, 4 का ऐसा पढ़ोगे 30 से आगे न, 4 7 28। अब जोड़ देंगे इसको और इसको जोड़ देंगे दशमलव के पहले वाले को, 8 और 0 हो गया यहाँ पर 8, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 हो गया 11, दशमलव 7 का हो गया दशमलव 7, दशमलव 7 का होगा दशमलव 7 है ना। और आयतन में 3 विमाएं होती है, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। आयतन में 3 विमाएं होती है, इसलिए आयतन में मीटर गुणा मीटर तो घन में आता है, मतलब मीटर की घात 3 के रूप में आता है। आयतन आता है मीटर की घात 3 के रूप में, मतलब पूरा शेड, ये पूरा का पूरा जो शेड है इसने कितनी जगह घेरा है। इस पूरे शेड का आयतन यहाँ पर आपका है 1128.7 घन मीटर। ये आपके पूरे शेड का आयतन है। शेड में आपका क्या क्या शामिल है, शेड में आपका कमरा भी शामिल है और साथ में ऊपर का अर्धबेलन भी शामिल है। ये पूरे शेड का आयतन है। किसका आयतन है आपका, पूरे शेड का आयतन है। क्लियर है। तो इतना पूरा आयतन मतलब कि शेड के अंदर कितनी हवा है। शेड अगर पूरा खाली होता, अगर शेड के अंदर कुछ सामान नहीं रखा होता तो शेड का पूरा आयतन कितना निकल के आता, अपना शेड का अपना पूरा आयतन निकल के आता 1128.7 घन मीटर। ये क्या निकल के आता, ये अपने पूरे शेड का आयतन निकल करके आता। लेकिन शेड के अंदर तो मशीन भी रखी हुई है। अब जो कमरे के अंदर बेंच रखी हुई है, तो बेंच जितनी जगह घेर रही है उतनी जगह पर हवा होगी क्या, नहीं होगी, है ना। तो ये पूरी जो आयतन है किसका आयतन है, कमरे के अंदर उपस्थित पूरी हवा का आयतन है। अगर यहाँ पर कुछ मशीन वगैरह रखी नहीं होती, लेकिन मशीन ने कितने स्थान घेर लिए, मशीन ने, आपकी जो मशीन उसने 300 घन मीटर का स्थान घेर लिए, मतलब 300 घन मीटर की हवा यहाँ से कम हो जाएगी। मतलब इसमें से अपन 300 घन मीटर को अपन माइनस कर देंगे और उसके अंदर 20 काम करने वाले लोग हैं। कितने लोग हैं, 20 श्रमिक हैं। और एक श्रमिक कितने स्थान घेर रहा है, एक श्रमिक 0.08 घन मीटर का स्थान घेर रहा है। तो 20 श्रमिक कितने स्थान घेरेंगे, 20 श्रमिक जितने स्थान घेरेंगे अपन उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और उसको भी अपन यहाँ से कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वो आपका निकल करके आ जाएगा। इतना उतार ली सबने, उतार ली, जल्दी उतारो।
देखो, अतः शेड का संपूर्ण आयतन कितना हो गया? 11.28 हो गया। ये आपके शेड का संपूर्ण आयतन हो गया। अब देखो यहां पे हम आगे लिखेंगे, इसके आगे मशीनों द्वारा घेरा गया स्थान। यहां पर हम लिखेंगे मशीनों द्वारा घेरा गया स्थान। मशीनों ने कितना स्थान घेरी? मशीनों ने 300 घन मीटर का स्थान घेरी। ये आपका 300 मीटर घात 3। इतना स्थान किसने घेरी? मशीनों ने घेरी मशीनों ने। और एक श्रमिक ने कितना स्थान घेरा? यहां लिखेंगे चूंकि एक श्रमिक 0.08 घन मीटर का स्थान घेरता है। चूंकि एक श्रमिक 0.08 घन मीटर का, चूंकि एक श्रमिक द्वारा घेरा गया स्थान, इसको ऐसा लिखेंगे, चूंकि एक श्रमिक द्वारा घेरा गया स्थान। एक श्रमिक कितना स्थान घेर रहा है? एक श्रमिक आपका 0.08 घन मीटर का स्थान घेर रहा है। 0.08 मीटर की घात 3, इतना स्थान आपका एक श्रमिक घेर रहा है। एक श्रमिक कितना स्थान घेर रहा है? 0.08 घन मीटर का स्थान घेर रहा है। जब एक श्रमिक इतनी जगह घेर रहा है तो 20 श्रमिक है, यहां पर 20 श्रमिक है, तो 20 श्रमिक कितनी जगह घेरेंगे? तो हम 20 का निकाल लेंगे। इसीलिए 20 श्रमिकों के द्वारा घेरा गया स्थान। एक श्रमिक कितना स्थान घेर रहा है? 20 श्रमिक कितना घेरेंगे? इसमें हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 गुणा 0.08 घन मीटर। अब 0 को भूल जाओ, सिर्फ गुणा करना है। 2 का मल्टीप्लाई कर, 2 8 16। यहां पर 20 में एक 0 का एक 0 हो गया एक 0। क्लियर? अब 1 2 दो संख्या के पहले यहां डेसिमल लगा है, तो दो संख्या के पहले यहां पर मैं क्या लगा दूंगा? डेसिमल लगा दूंगा। और मीटर की घात 3 का यहां पर आपको जाएगा मीटर की घात 3। क्लियर है? अब एक लॉजिक लगाने वाली बात यहां पर आपकी ये आती है, सिंपल सी बात। सवाल ये बोल रहा है कि शेड में कितनी हवा होगी? वो जो कमरा है, जिस कमरे में 20 लोग काम कर रहे हैं, उस शेड के अंदर कितनी हवा होगी? कितनी हवा होगी? तो अगर वहां पर एक भी लोग नहीं होते और कमरा पूरा खाली होता तो उसके अंदर कितनी हवा भर जाती? 11,128 घन मीटर की हवा भर जाती। लेकिन उसके अंदर मशीन भी है और लोग वहां काम भी कर रहे हैं, तो इंसान ने जगह घेर लिया ना, और मशीन ने भी जगह घेर ली, तो उतनी हवा वहां से कम हो जाएगी। तो हम निकाल लेंगे शेष हवा का आयतन। हम क्या निकाल लेंगे? शेष हवा का आयतन। यहां पर हम लिखेंगे तब शेष हवा का आयतन। यहां पर हम लिखेंगे तब शेष हवा का आयतन। अब शेष हवा का आयतन कैसे निकलेगा? उसके लिए आपको संपूर्ण शेड का आयतन, संपूर्ण शेड का आयतन, शेड का वॉल्यूम, शेड का आयतन, संपूर्ण शेड के आयतन में से यदि देखो, अब जो लोग बच्चे मोबाइल में पढ़ रहे हैं उन लोग को यहाँ पर पिक्सल फटे दिख सकते हैं, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेना, 144 पिक्सल से 360 पिक्सल कर लेना, तो आपको पूरा अक्षर स्पष्ट रूप से दिखने लग जाएंगे। देखो, संपूर्ण शेड का आयतन, जो पूरा हमारा शेड है, इस पूरे शेड के आयतन में से हम क्या करेंगे? यहाँ पर मशीन के द्वारा घेरा गया आयतन घटा देंगे और 20 श्रमिक द्वारा घेरा गया आयतन हम यहाँ पे घटा देंगे। में से हम मशीन का आयतन यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। और क्या माइनस कर देंगे? 20 श्रमिक द्वारा घेरा गया स्थान, 20 श्रमिक का आयतन, 20 श्रमिक का आयतन यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर शेड का आयतन निकल जाएगा।
वो हवा का आयतन निकल जाए, हवा का आयतन। अब संपूर्ण शेड का आयतन कितना निकाला यहाँ पर हमने? संपूर्ण शेड का आयतन हमने निकाला 1128.7 घन मीटर। संपूर्ण शेड का आयतन हमने निकाला 1128.7 घन मीटर। ये हो गया आपका संपूर्ण शेड का आयतन। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं? मशीन का आयतन माइनस कर रहे हैं। मशीन का आयतन कितना है आपका? 300 घन मीटर है, 300। फिर क्या माइनस कर रहे हैं? 20 श्रमिक का आयतन माइनस कर रहा है, तो 20 श्रमिक का आयतन है 1.6 और ये सब आएगा आपको घन मीटर में आएगा। अब यहाँ पर आपका 1128.7, ऋण और ऋण दोनों के पास से ऋण कॉमन निकाल लिए। देखो ऋण वाली संख्या जुड़ती, ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह ऋण का आता है ऋण का। तो 300 और 1 को जोड़ दो, बाद के दशमलव को नहीं जोड़ना। दशमलव के पहले यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 300, तो 301 यहाँ पर हो जाएगा आपका 301। 0.6 का हो गया 0.6, ये भी आएगा आपको घन मीटर में। अब 1128.7 में से 301.6 माइनस कर देंगे, तो देखो 7 में से 6 का कितना बचा आपका? 1 बचा। दशमलव दशमलव का हो गया दशमलव। 8 में से 1 गया, 7 बचा। 2 में से 0 गया, 2 बचा। 11 में से 3 गया, कितना बचा? 11 में से 3 गए 8। 827.1 घन मीटर, ये आपके हवा का आयतन निकल गया। गणित देखो क्या मज़ेदार चीज़ है। गणित से तुम ये निकाल सकते हो कि कमरे के अंदर कितनी हवा है। अपन अभी निकाल ली कमरे के अंदर कितनी हवा है, इस कमरे के अंदर है ना कि नहीं? ऐसा है, कमरे के अंदर की हवा निकाल सकते हैं अपन। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ लिख देंगे अतः कम शेड में हवा, अतः यहाँ लिखना आंसर, अतः शेड में 827.1 घन मीटर हवा है। क्या है? हवा